4 नहीं है, 3 है ये। 3 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर क्या है? न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? तो मैं आपको शायद बता चुका हूँ कि भाई जो एटम होता है ना, वो कैसे बना होता है? एक बीच में न्यूक्लियस होता है ना, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। तो जो न्यूक्लियस होता है आपको पता होगा उसका साइज बहुत छोटा होता है, इट इज अराउंड 10⁻⁻15 मीटर्स, वेरी वेरी स्मॉल, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? व्हाट इज इनसाइड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यही होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये बेसिकली बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं। शॉर्ट रेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सोचो कि न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये बहुत छोटे डिस्टेंस जब होता है ना, दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है, इतना मतलब इतना छोटा, तब ये फोर्सेज आते हैं। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज होते हैं नेचर के। न्यूक्लियर फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज, है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। कैसे फोर्स होते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब ये है कि ये बहुत छोटे से रेंज पे लगते हैं, मतलब जब डिस्टेंस बहुत छोटा हो तब ये लगते हैं, है ना। समझ में आई बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपको बता चुका हूँ कि जो चार्जेस के बीच में फोर्सेस लगते हैं, है ना। जैसे ये प्लस चार्ज जो है माइनस को अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस भी प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो फोर्स है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। समझ में आई बात? उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी का भी फोर्स मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। जैसे अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है किसको? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये तब काम आता है जब बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हों, है ना। जैसे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स बहुत बड़े हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं प्लैनेट्स, इसीलिए उनके पास ग्रेविटी होती है ना। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसका मास बहुत छोटा है ना, इसीलिए हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम है ना। ऑल्दो हमारे पास भी है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल, टेंडिंग टू 0। तो बड़े जब ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, तो इन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटी का रोल सिग्निफिकेंट हो जाता है ना। तो इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है ना। और न्यूक्लियर फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ा फोर्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, है ना। लेट से आप 2 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहे हो, और यहाँ से भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, यहाँ से भी मैं F फोर्स लगा रहा हूँ। लेट से मैं भी 2 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस मतलब हर साइड से फोर्स जो है वो बराबर है ना, बराबर है, बैलेंस्ड है ना। इसीलिए हम उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब जो आप जितना आप इधर से लगा रहे हो उतना ही इधर से भी लग रहा है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस, है ना। अनबैलेंस क्या होगा? इसी चीज़ में आप मान लो ऐसे कर लो, कैसे कर लो, मान लो आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन्स का, है ना, और मैं लगा रहा हूँ यहाँ से 2 न्यूटन का, तो क्या होगा? अब ये तो इस साइड से ज़्यादा लग रहा है ना, इस साइड से कम लग रहा है, तो ये बॉडी इस साइड मूव करने लगेगी, है ना। अब ये बॉडी इस साइड क्यों मूव कर रही है? क्योंकि इसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगने लगा, है ना। और ये कितना लग रहा है? कितना लग रहा है अनबैलेंस? नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर? बताओ, बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही। 10 न्यूटन इस साइड लग रहा है और 2 न्यूटन इसको अपोज कर रहा है, तो नेट में कितना लगा? 10 माइनस 2 दैट इज 8 न्यूटन। कितना लगा? 8 न्यूटन। समझ में आई बात? 10 इस साइड लग रहा है, 2 इस साइड लग रहा है ना। जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कैंसिल आउट होते हैं, मैंने आपको बताया है ना। और अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर 10 है और यहाँ से 2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन।
है ना, कितना हो जाएगा 12 न्यूटन। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। फिर एक दो और चीज़ें होती हैं, कौन कौन से? रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स। चलो समझाता हूँ उसको। रिएक्शन फोर्स क्या होता है, कुछ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ, है ना। जैसे कभी आपने बोट में ट्रैवल किया, बोट में, तो जब बोट शोर पे आ जाती है ना, कभी भी ट्रैवल किया हो बोट में, तो जब बोट शोर पे आ जाती है ना, तो पानी होता है इधर ऐसे, है ना। तो जब आप बोट से कूदोगे ना, जब आप बोट से आगे कूदोगे तो बोट पीछे जाती है। तभी जो वो होता है ना बोटमैन, वो क्या करता है, इसको बांध के रखता है किसी से, यहाँ पे किसी चीज़ से बांध के रखता है ताकि बोट पीछे ना जाए, है ना। अगर ये बांध के नहीं रखेगा तो आप अगर कूदोगे आगे तो ये बोट पीछे चला जाएगा, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कूदे, है ना, आप कूदे तो आपने क्या किया, आपने अपने पैरों से इस बोट को पीछे फेंका और इस बोट ने आपको आगे फेंका, तभी तो आप आगे गए। आप आगे कैसे चले गए? अपने आप थोड़ी चले गए। आपने बोट को पीछे फेंका, आपने बोट के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो बोट ने आपको आगे की तरफ फोर्स दिया, है ना। इसको बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। क्यों बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन? क्योंकि पहले आपने एक्शन किया, आपका एक्शन क्या था, आपने बोट के ऊपर फोर्स लगाया पीछे की तरफ, दिस वॉज एक्शन फोर्स। तो जब आपने एक्शन फोर्स पीछे लगाया तो बोट ने भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाया, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, तभी आप आगे गए, है ना। समझ में आई बात? तो अ रिएक्शन फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू एन एक्शन फोर्स, है ना। समझ में आई बात? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लो दीवार है ना, आप दीवार को पुश करो, आप दीवार को पुश करो तो आपको भी एक फोर्स फील होता है। आप दीवार को पुश करते हो तो आपको भी हाथों में फोर्स फील होता है ना। क्यों? क्योंकि आप जो दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हो एफ का, वो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है एफ का। इसको बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। जो आप दीवार पे लगा रहे हो दैट इज एक्शन, जो दीवार आपके ऊपर लगा रही है दैट इज रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन, है ना। बेसिकली दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 9th क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऐसे बता दिया नाम के लिए, ठीक है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? देखो, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है एंड लेट्स से इसका वेट इज W, है ना। तो ये W फोर्स लगा रहा होगा जमीन के ऊपर, और अगर ये जस्ट अ मिनट, अगर ये W फोर्स नीचे लगा रहा होगा तो ये ग्राउंड भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, है ना। दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, है ना। ये जो रिएक्शन फोर्स बेसिकली ये लगाता है, कौन लगाता है? ग्राउंड इसके ऊपर लगाता है, ब्लॉक के ऊपर। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट which always acts in a direction perpendicular to the surface is called normal force। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो फोर्स लग रहा है ये जस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है और ये इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर है ना। समझ में आई बात? तो ये जो ब्लॉक है इसका वेट लग रहा है नीचे और ये ग्राउंड इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। वो इसलिए लगा रहा है ताकि ये इस वेट को बैलेंस कर पाए, है ना। ये नॉर्मल जो है ये W के बराबर होगा, तभी तो ब्लॉक कहीं हवा में नहीं जा रहा ना। नहीं तो अगर कोई नेट फोर्स आ जाता तो या तो ये ऊपर चला जाता या तो नीचे चला जाता, है ना। अगर N बड़ा होता W से तो ये ऊपर चला जाता क्योंकि नेट फोर्स ऊपर लग रहा है ना। और अगर W ज़्यादा होता है N से तो ये नीचे धंस जाता, है ना। तो इस केस में क्या है? N जो है वो W के बराबर है, इसीलिए ये कहीं मूव नहीं कर रहा। समझ में आई बात? तो ये जो नॉर्मल फोर्स है दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे? ये फोर्स कौन लगा रहा है? नॉर्मल का फोर्स ये सरफेस लगा रही है।
है ना। तो नॉर्मल फोर्स तभी लगता है जब दो बॉडीज कांटेक्ट में हो, इट इज़ अ कांटेक्ट फोर्स। जैसे मान लो ये मैंने मान लो दो ब्लॉक्स रखे, है ना, ऐसे रखे दो ब्लॉक्स, इनको टच कर दिया आपस में, और फिर मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ और आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, तो ये जो कांटेक्ट सरफेस है ना बीच वाली, इसमें आएगा नॉर्मल रिएक्शन। कैसे बताता हूँ। ये जो ब्लॉक है आप इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, लेट्स से ये 1 ब्लॉक है और ये 2 ब्लॉक है, ठीक। आप इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, है ना, और ये जो सेकंड ब्लॉक है उसके ऊपर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, है ना, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है। तो ये जो सरफेस है ये कांटेक्ट में है, तो ये एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाती हैं, और ऐसे लगाती हैं सच दैट ये भी ब्लॉक रेस्ट पे रहे और ये भी ब्लॉक रेस्ट पे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये फोर्स इधर लग रहा है तो एक उल्टा फोर्स लगता है ऐसे एन का, और ये फोर्स इस बॉडी पे ऐसे लग रहा है तो इसके ऊपर उल्टा लगेगा ऐसे, है ना। तभी ये इक्विलिब्रियम में बॉडी रह पाती है, क्योंकि जितना यहाँ से F लग रहा है उतना ही यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना। एंड अगेन F इज इक्वल टू N। समझ में आई बात? तो ये जो N है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं, है ना। तो लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया है ना। तो लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज ड्यू टू हाइट, है ना, ये मैंने आपको बताया है ना। तो जितना डेप्थ में जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता है ना, जितना डेप्थ में जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता है। यहाँ पे जो प्रेशर होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो बी पे ज़्यादा प्रेशर है ए से। क्यों? क्योंकि बी जो है वो ज़्यादा डेप्थ पे है, तो जितना ज़्यादा डीप जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना ऊपर है वो आपके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो ये प्रेशर क्यों लगता है लिक्विड का? बिकॉज ऑफ ये जो ऊपर वाला पानी होता है वो नीचे दबा रहा होता है ना, इस वजह से बी के ऊपर प्रेशर लगता है। ठीक, अब अगर आप ऊपर हो गए तो आपके ऊपर का पानी कम है ना, जितना नीचे जाओगे उतना आपके ऊपर जो पानी है वो बढ़ेगा, है ना, तो इसलिए प्रेशर बढ़ता है। समझ में आई? सो बेसिकली जो लिक्विड में प्रेशर है दैट इंक्रीजेज विद डेप्थ। क्लियर है? ठीक, अब प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर, जो लिक्विड प्रेशर को मेजर करता है। लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। कैसा होता है मैनोमीटर? मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल होता है। इट इज़ अ यू ट्यूब तो नहीं, मतलब यू शेप्ड ट्यूब, सॉरी यू ट्यूब बोल रहा हूँ, ऐसे होता है मैनोमीटर। इस टाइप का। अब होता क्या है कि जब ये ओपन होता है, इसमें हम पानी भर देते हैं, तो जब ये ओपन होता है तो ये पानी का लेवल तो सेम होता है दोनों जगह, है ना। रीज़न बीइंग कि भाई यहाँ से भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है P0 और यहाँ से भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है ना। यहाँ से भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर और यहाँ से भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर, दोनों जगह प्रेशर सेम है, तो ये लेवल बराबर रहता है ना। अब मान लो मेरे को किसी चीज़ का प्रेशर मेजर करना है ना, तो मैं क्या करूँगा? देखो, मान लो मेरे को किसी और लिक्विड का प्रेशर मेजर करना है। कैसे बता रहा हूँ। मान लो जैसे कि मेरे पास एक टैंक है पानी का, ठीक है, मेरे पास एक पानी का टैंक है, ठीक, और मेरे को यहाँ पे प्रेशर मेजर करना है इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूँगा? एक ट्यूब लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? देखो, ऐसे एक ट्यूब लगाऊंगा और उसको पानी में अंदर ले जाऊंगा, है ना। यहाँ जहाँ पे मेरे को प्रेशर कैलकुलेट करना है ना, वहाँ तक ले जाऊंगा और वहाँ पे ले जाके इस ट्यूब को ऐसे छोड़ दूंगा। तो आप समझो एक बात कि अगर मैंने इस ट्यूब को यहाँ पे लाके ऐसे रख दिया रबर पैड की तरह, तो अब इस ट्यूब पे कितना प्रेशर लग रहा है? ये तो ज़्यादा लग रहा है ना, जो भी ए पे प्रेशर है उतना लग रहा है, बट यहाँ पे प्रेशर तो उतना है नहीं, है ना। तो क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर P0 है जो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर का तो है ही, बट एटमॉस्फेयर के साथ साथ यहाँ भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो है ही, बट उसके साथ साथ
एक एडिशनल प्रेशर ये भी है जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ से जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, जो ये जो प्रेशर है वो दैट इज मोर देन दिस, है ना। तो होगा क्या, जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये पानी नीचे जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा ये पानी। कैसे, देखो ऐसे, ये पानी थोड़ा लेवल में नीचे जाएगा, मान लो ये यहाँ तक आ गया, ये पानी इस लेवल से नीचे जाएगा, मान लो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया तो यहाँ से पानी ऊपर जाएगा, ये ऊपर बढ़ गया, है ना। तो पहले जो लेवल इतना था अब वो लेवल ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये जितना भी हाइट में चेंज आया है ना, उससे हम मेजर कर लेते हैं कि प्रेशर कितना है, ठीक है। बेसिकली इट इज इक्वल टू रो जी एच, अगेन नॉट इन योर कोर्स, 11th के कोर्स में आता है ना। बट आप ये समझो कि ये जो हाइट में डिफरेंस आया है ना, इससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब गैसेस का प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, गैसेस का प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर, है ना। बैरोमीटर बेसिकली ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गैस के प्रेशर को मेजर करता है। किसके प्रेशर को मेजर करता है, गैस के प्रेशर को, है ना। अच्छा, जब भी हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर बताते हैं ना, तो वो हम मरकरी के टर्म्स में बताते हैं। कैसे, देखो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर से एक बार बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं मरकरी की, उसमें मरकरी होता है कुछ हाइट तक, है ना, मान लो h हाइट तक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वो तो एटमॉस्फेयर का ही लग रहा है, यहाँ पे तो खुला हुआ है, एटमॉस्फेयर है पूरा इधर, तो एटमॉस्फेयर इस पानी की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, दैट इज PATM या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो मरकरी का लेवल है, ये जो मरकरी का लिक्विड है, ये भी यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है ना। और हमको मालूम है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है लिक्विड का वो सेम होता है ना। नहीं मालूम है तो बता देता हूँ, क्योंकि सिंस आपके शायद उसमें फ्लूइड्स है नहीं, है ना। बट जो सेम लेवल पे प्रेशर रहता है पानी का वो सेम रहता है ना। तो यहाँ पे प्रेशर, 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 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पानी में प्रेशर सेम होता है ना। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, अगेन आगे का वो है, पूरा आगे का कोर्स है, ये मैं ज़बरदस्ती आपको ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना, जस्ट सो दैट कि आपको थोड़ा आइडिया हो बस, है ना। तो ये जो मरकरी का लेवल है, ये जितना प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करता है ना, दैट इज सेम एज दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। और ऐसा मेजर किया गया एक्सपेरिमेंटली कि जब ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होता है तो ये हाइट होती है 760 mm, 760 mm या फिर आप बोल सकते हो 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसीलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, कैसे, 760 mm ऑफ Hg, Hg मतलब मरकरी, दिस इज मरकरी लिक्विड। तो 760 mm ऑफ Hg का मतलब ये है कि इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 760 mm कॉलम ऑफ मरकरी। वो जितना प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करेगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है ना।